देखो, डिलिमिटेशन कमीशन तो हमारी पार्टी का मुद्दा हमेशा रहा कि पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन जो कमीशन है 2026 तक नहीं हो सकता। तो असम में तो डेफर कर दिया कि भाजपा के सारे नेता बिग्गी बिल्ली की तरह चुप करके बैठ गए। सीटें बढ़ जाएं, आज के सेंसस के मुताबिक बढ़ सकती थी, लेकिन भाजपा बिल्कुल चुप्पी साधे हुई। ये केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टियों का नारा था, भारत आगे बढ़ रहा है कि नहीं, और सेंसस में पीछे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगाने से लोगों का पेट नहीं भरा जाता। बोला कोरोना की अब 5-5 बेड लगा दो, 1-1 लाख रुपया देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। सफाई कर्मचारी तो ये दे नहीं सकते, पहले फिर में सफाई अभियान छोटी सी बारिश में पोल खुल के रहती है। तो हर एक चीज़ को नज़रअंदाज किया गया डे टू डे अपनी पब्लिसिटी के लिए। फिर सोचने में मजबूर हूँ कि जम्मू कश्मीर की अब राजधानी कौन सी है। मेरे कनक मंडी के व्यापारी से पूछे, वो आज कितना रो रहे हैं। जो दावे भाजपा करती थी, गरीब का साथ, सबका विकास, आज विकास जो है वो हमें सिर्फ कोरोना में बर्तान में राजनीतिक बदलाव हो और उन ताकतों को मौका मिले जो लोगों के हक की आवाज़ को बोलते। रफेल सौदा, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे कि रफेल में आखिर हुआ क्या। कि हम सब लोग बच्चों के साथ है जिसने टेरिटोरियल पोजीशन हासिल की और उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस समय सीधी बात में हमारे साथ रमन बल्ला जी अगर बात करें तो एक लोगों की आवाज़, दिग्गज आवाज़, और खासकर अगर बात की जाए तो सीनियर लीडर जो कि लोगों के आज भी कार्य में अव्वल आते हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ता है इनके जाने से, मुझे लगता है कि काम हो या ना हो, लेकिन समय पर जो पहुंचता है किसी के दुख सुख में तो बड़ा कार्य होता है। आज जगह जगह पर हमारे सूत्रों के अनुसार आज और कल रमन बल्ला जी उन लोगों, उन बच्चों के पास गए जिन्होंने मास्क अच्छे लिए, और खासकर कुछ ऐसे गरीब लोग थे, और खासकर अगर उनकी बात की जाए तो उनका भी मनोबल इन्होंने बढ़ाया। और पहले हम बात करेंगे डिलेमिनेशन की किस तरह से, खासकर अगर बात की जाए तो वार्तालाप हुई आल पार्टी के साथ, तो क्या क्या वार्तालाप हुई, और डिलेमिनेशन की बात करें तो क्या होना चाहिए, इस पर वार्तालाप करेंगे इनसे सीधी बात में। आइए जुड़ते हैं जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ। हमारे साथ रमन बल्ला जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हर बार नए मुद्दे उभारते हो ताकि कहीं से ना किसी ढंग से सरकारों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सेंसस की बात की जाए तो आज सेंटर से एक टीम जिस तरह से आल पार्टी जो कि बैठी है, वार्तालाप की है डिलिमिनेशन की, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो क्या क्या होना चाहिए और आपकी ये है इसमें क्या होगी? देखो, डिलिमिटेशन कमीशन तो हमारी पार्टी का मुद्दा हमेशा रहा कि अच्छे ढंग से सीटों का बंटवारा यहाँ पे हो, और आबादी के तौर पे हो, पॉपुलेशन के तौर पे हो, उसकी टॉपोग्राफी क्या है, कहीं पे दरिया पड़ता है, तो ताकि हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन सीटों का बंटवारा किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम डिलिमिटेशन कमीशन को मिलने का फैसला पार्टी की लीडरशिप ने तय यहाँ पे किया है, बड़ा मंथन यहाँ पे हुआ। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन जो कमीशन है 2026 तक नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो असम में तो डेफर कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन हो, लेकिन भाजपा जो दावे यहाँ पे करती है कि सही मायनों में डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे हो, और आज के इस दौर पे वो ज़रूरी भी है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भाजपा के सारे नेता बिग्गी बिल्ली की तरह चुप करके बैठ गए, क्योंकि जो सेंसस जो डिलिमिटेशन है वो 2011 के सेंसस पे यहाँ पे हो रहा है, और 2011 से आज तक 2021 10 साल में कितने लोग इसमें शामिल हो गए, जनसंख्या कितनी बड़ी, लाखों में 15 लाख के करीब वो जनसंख्या बड़ी होती। बहुत अच्छा होता क्या पैरामीटर ये बनाते कि आज की डेट के मुताबिक जितनी जनसंख्या है उस मुताबिक सीटों का बंटवारा होता तो जम्मू के साथ इंसाफ हो सकता। आज अंधभक्तों को मुबारक है। मैं आपके ज़रिए बता दूं
जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू रीजन की जनता बड़ा बेसब्री से इनकी हरकतों पर नज़र रखे हुए है कि आज अगर मौका भाजपा को था, डिलिमिटेशन कमीशन पे एमपी इनके हैं, ये कुछ वोटिंग राइट भी इनको होगा, बाकी लोगों को तो किसी को वोटिंग राइट है नहीं, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं। ये अपनी बात कहाँ तक रख पाए कि आज 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन नहीं, आज तक आज की डेट तक उसका वो डिलिमिटेशन कमीशन बाउंड्रीज तय करे, सीटों का बंटवारा करे, सीटों नई क्रिएशन का तय करे, लेकिन बहुत अच्छा होता और जम्मू के साथ इंसाफ होता। आज के सर मंडवाते ओले पड़े भाजपा के तरफ से, डिलिमिटेशन कमीशन भी फेंका, पूरे हिंदुस्तान में नहीं असम में डेफर कर दिया क्योंकि उन लोगों ने आवाज़ उठाई। हमारे यहाँ पे राज्यसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। यहाँ की लीडरशिप जो भाजपा की थी, जिसको सत्ता लोगों ने दी, वो घरों से मुंह में ताले लगा के चुप करके बैठे रहे और जम्मू के लोगों की पीठ के पीछे छुरा घोंपने से कम काम उन लोगों ने किया जब डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस पे जिसकी शुरुआत हुई। हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास पार्टी ने तय किया, हम जाएंगे, कोई साथी जो उनको भी पार्टी तय करेगी, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि आपने डिलिमिटेशन का 1.5 साल में अभी तक क्या कर पाए? अगर कुछ किया तो उसके पीछे बैकग्राउंड किसकी थी? क्या ड्राइंग रूम में किसी मंत्रियों के घरों में बैठ के डिलिमिटेशन का फैसला किया, या किसी ज़मीनी सतह पे किसी पंच सरपंच किसी लोकल अदारे को कॉन्फिडेंस में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बोर्ड में लेके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उसके कदम आगे बढ़ाए हैं? तो ये सारा विचाराधीन यहाँ पे है। अगर तो कोई रूपरेखा उन्होंने बनाई होगी, हमारे सामने रखेगी, तो पार्टी कुछ ना कुछ रणनीति इख्तियारत करेगी, उसको ज़रूर कहीं पे ऑब्जेक्शन होगा, उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। कौन सी एससी करनी है, कौन सी एसटी करनी है, क्या नाम्स हैं, क्या पैरामीटर है। अभी तक आप तो डिलिमिटेशन कमीशन 1 घंटे का टाइम देता है। जितने जम्मू के ज़िले होंगे, जम्मू के 7 ज़िले, 1 घंटे में आप मुलाकात करो, उसमें संगठन भी होंगे, अलग-अलग पार्टियों के दल भी होंगे, 7 पार्टियाँ शायद होगी, अलग दल भी होंगे, तो 1-1 मिनट में वो क्या इंसाफ कर पाए? लिखित रूप में होगा, वो लिखित रूप में उनको दे देंगे। तो सिंपल लगता है कि आईवाश है। स्पिरिट इसकी क्या है? वो हमारे जम्मू के लोगों का साथ इंसाफ हो। हमारा पार्टी का भी एक मैनिफेस्टो में था कि हम सत्ता में आएंगे तो डिलिमिटेशन करा पाएंगे, लेकिन 2026 को क्या है यहाँ पे है, क्या बाइंडिंग यहाँ पे हम उस पर नहीं टिप्पणी करते, लेकिन हमारे जम्मू की सीटें बढ़ जाएं, आज के सेंसस के मुताबिक बढ़ सकती थी, लेकिन भाजपा बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। आपके ज़रिए जनता सवाल पूछती है, देखती है कि भाजपा ने जम्मू के हक़ की कितनी आवाज़ बुलंद की। रिफ्यूजियों के सिलसिले में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसकी 24 से सीटें रिज़र्व थी, भाजपा बड़ा राग के रंग से रिफ्यूजियों को एक्सप्लॉइट करती रही। जनाब 24 में से 8 रिज़र्व कर देंगे। ये उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ, लोगों को बहलाने वाले जुमले यहाँ पे थे। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने साफ कह दिया ये कानूनी तौर पे कहीं पे भी ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो भाजपा जो दावे करती थी लोगों को एक्सप्लॉइट करने के, रिफ्यूजियों के लिए 8 नॉमिनेट कर देंगे, आज भाजपा की करनी और कथनी सब लोगों के सामने आ गई, जब डिलिमिटेशन कमीशन ने करारा जवाब दे दिया कि उसकी शक की गुंजाइश कहीं नहीं। और मैं समझता हूँ कि रिफ्यूजियों को के साथ मजाक करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रिफ्यूजी भी सब बड़े सब्री से इंतज़ार करें, इनकी हर एक हरकत को देख रहे, चाहे इनको पैकेज की बात आए, 5.5 लाख से कोई और पैकेज नहीं दिया गया, वो भी रिफ्यूजी, और आज डिलिमिटेशन कमीशन में जो अपनी बातें यहाँ पे रखने थे, उम्मीदें लगा के बैठे थे कि उनकी 8 सीटें नॉमिनेट होगी, जो भाजपा के बड़े दिग्गज छोटी छोटी कार्नर मीटिंगों में लोगों को गुमराह करने के लिए ये जुमलों की बरसात फ्लैट करते थे, आज उसकी भी टाई फिस हो गई। रमन बल्ला जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार पहले 2011 में सेंसस हुए, अगर बात की जाए तो अब 26 की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जाते थे दिग्गज नेता जो आज बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को कहते थे कि डिलिमिटेशन जो है इसमें कार्य होंगे, बड़े बड़े कार्य होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी कहा कि इस पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आंख चपकाने वाली बात ही हुई, और लोगों के मन में अभी भी संशय
कि क्या 2011 कहाँ और आज 2021 की बात करें तो आज तक इस सेंसस का ना होना क्या है? ये केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टियों का नारा था, भारत आगे बढ़ रहा है कि नहीं, और सेंसस में पीछे जा रहे हैं। अब जम्मू की जनता आराम से इनकी हरकतों पर नज़र रखें। भारत आगे बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है? पेट्रोल की कीमतों में बढ़ रहा है, डीजल की कीमतों में बढ़ रहा है, सरसों के तेल की कीमतों में बढ़ रहा है, कोरोना की बीमारियों से आगे बढ़ रहा है, 4 फेज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन जब उनको इन चीज़ों पे ध्यान रखे, भाई अगर हर एक चीज़ों में आप बढ़ोतरी कर रहे हो तो यहाँ पे 2011 का सेंसस क्यों? ये सवालिया निशान है। कल तक यही भाजपा बोलती थी, जनाब 15 लाख कश्मीर के लोग ज़्यादा वोटर हो गए, जनाब ये सेंसस फ्रॉड, सब कुछ फ्रॉड। अब लोगों को समझ आ गई, जिनको फ्रॉड बोलते थे आज उसी को एक पैरामीटर तय करके उसी पे डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर करके जम्मू के लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये उन्हीं की भाषा थी। जिस ढंग से मोदी साहब पहले कहते थे, जनाब वो बाप बेटे ने 24 तारीख को उनको लोगों को बुला लिया। अब ये मिसाल लें या 2011 की सेंसस की मिसाल लें, ये लोग गुमराह करने वाले राजनीतिज्ञ यहाँ पे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी जनता उसी सोच में, विचार में कि क्या 2011 से 2021 तक आज तक सेंसस का न होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान। अगर बात की जाए तो वो ही पार्टीज जो कि इसको मुद्दा बनाकर रोडों में ओपोजिशन में आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनका भी मनोबल मुझे लगता है टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि सेंसस का ना होना। और जिस तरह से सीधी बात से जुड़े हुए हैं हमारे साथ रमन बल्ला जी, तो हम स्मार्ट सिटी की जम्मू की बात करेंगे। जिस तरह से एक दिन की वर्षा और थोड़ा सा हलचल हुआ और आज तक 1 महीने तक लोगों का जो है कहीं ना कहीं बिजली और पानी से कहीं ना कहीं महरूम, और खासकर एक दिन की वर्षा, क्या जब हम कोई भी तैयारी करते हैं तो हमें पता होता है कि गर्मी और सर्दी में क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमने लोगों को क्या मुहैया करवानी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्यों अधूरे में पड़ जाते हैं। एक ही दिन की वर्षा, लोगों को महीने तक बिजली और पानी ना मिलना। स्मार्ट सिटी जम्मू में आइए करते हैं बात। स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगाने से लोगों का पेट नहीं भरा जाता। आपने स्मार्ट सिटी के बोर्ड तो लगा दिए, स्मार्ट मीटर भी लगा दिए, लेकिन बिजली नहीं। अनशेड्यूल्ड कट इतने, गवर्नर साहब बोलते हैं भाई जो जिसके इलाके में अनशेड्यूल्ड कट होंगे उस अफसर को की खिंचाई यहाँ पे होगी, लेकिन ग्राउंड में आप देखो 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद लगातार कट का लगातार जारी होना। 8 साल हम लोगों ने जम्मू में कई जगह पे RP-DRP स्कीम के तहत करोड़ों रुपए जम्मू के लिए 700 करोड़ रुपए के करीब जम्मू शहर के ये प्रोजेक्ट बनाए ताकि लीकेज रोक सकें, सड़े हुए पोल को हम तब्दील कर सकें और ये सारा नए बिजली के ट्रांसफार्मर दे दें, रिसीविंग स्टेशन दे दें। वो फर्स्ट फेज़ था ताकि कंज्यूमर को जिससे फ़ायदा हो उसको फौरी तौर पे हम ठीक कर पाए। वो पैसा यूपीए सरकार ने दिया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यहाँ पे दिया ताकि रियासत में या जम्मू शहर में तब्दीली आ सके। लेकिन उसके बाद 33 kV लाइन हो, 132 kV लाइन हो, जिसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी, जहाँ से पावर आने थी, उसके तरफ कोई कदम नहीं उठाया। आज तभी ये बुरी हालत यहाँ पे हो गई। लोड की कैपेसिटी बढ़ गई, लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई। 46 डिग्री टेम्परेचर है और टेम्परेचर के बाद पानी प्रॉपर तौर पे लोगों तक नहीं पहुँच रहा। जो 2 दिन के बाद सप्लाई होती थी 5 दिन लगते हैं। सिर्फ टैंकर के लिहाज पे डिपेंड नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे रियासत में दर्जा फौरी तौर पे मिल जाए ताकि रियासत का में चुनाव विधानसभा का हो पाए और लोग फैसला कर पाए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी अनदेखी ना करे। 4 एडवाइज़र पे और लेफ्टिनेंट गवर्नर पे जम्मू कश्मीर के रहने वाले अवाम को वो राहत नहीं मिली जो वो उम्मीद लगा के बैठे थे। हर जगह पे जम्मू कश्मीर की टापोग्राफी हो, जैसे कपवाड़ा हो या मंडी हो, चाहे लोरन हो, चाहे मेंढर का कहीं इलाका हो, चाहे कालाकोट के ऊपर पहाड़ियों में रहने वाले लोग हों, रजौरी के ऊपर थन्ना मंडी के ऊपर वाले रहने वाले लोग हों, उनकी अपनी दिखते हैं। वहाँ पर पहुँचने के लिए साधन वहाँ का लोकल नुमाइंदा है। BDC के चुनाव, DDC के चुनाव होने, लेकिन उनको पूरे इख्तियारात का ना मिलना, फंड्स मुहैया ना करवाना, सिर्फ वाह लूटने के लिए हमने BDC के चुनाव करा दिए,
डीडीसी के चुनाव करा दिए और पावर उनके पास कुछ है नहीं। जो गवर्नर साहब ने घोषणा की थी 10-10 लाख देंगे, नहीं मिला। किसी को बोला कोरोना की आप 5-5 बेड लगा दो, 1-1 लाख रुपया देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। तो ये ज़मीनी सतह की पोजीशन है कि जो लोगों की दिखते हैं, इसलिए उनका समाधान करने के लिए एक पुल का काम एक एमएलए करे और उसके बाद उनके टेबल डिस्कशन में पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएँ, ताकि जो नई सरकार यहाँ पे बने वो लोगों की बेहतरी के लिए कदम यहाँ पे उठा पाए। भल्ला साहब, अगर बात की जाए तो जल शक्ति विभाग जो है वो भी म्यूनसिपलिटी को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पहले ही म्यूनसिपलिटी के कार्य में अगर देखा जाए तो लोग थोड़ी सी कोताही तो बरते हैं। कहीं ना कहीं अगर कामों में बात की जाए तो जल शक्ति जो है वो भी उनको विभाग देना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की परेशानियाँ और बढ़ेंगी। लोगों की परेशानी तो बढ़ गई हैं, लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए। जब आपने 2 साल से हमारी रियासत का दर्जा छीन के हम सब लोगों को अधूरा और अधरंग वाली पोजीशन में पैरालिटिक मोड में छोड़ दिया, सफाई कर्मचारी तो ये दे नहीं सकते पैरे फिर में सफाई अभियान। छोटी सी बारिश हो पोल खुल के रहती है, लोगों के घरों में पानी जाता है। या तो पेरीफेरी में ये सफाई कर्मचारी 600 सफाई कर्मचारी और देना है, 2 साल से वो लगा नहीं पाए, तो आप उनको सारे महकमे दे रहे हैं, उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं। तो ये किसी ना किसी को धोखा देने वाली बात है। पब्लिसिटी लेने के लिए, अखबारों में खबरें छापने के लिए बेहतरीन हो सकता है ताकि ये अचीवमेंट गिना पाए। अभी तक ये अचीवमेंट बता दें कि कितना पैसा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए आया और कितने % लगा। 4 साल से पैसा सारा वापस गया ज़मीनी सतह पे, ये कोई लोग काम नहीं कर पाए इसका। हाँ, अगर किसी की बिल्डिंग बन जाए मकान तो तोड़ने के लिए जनाब JDA, जनाब म्यूनसिपैलिटी, लेकिन अगर गंदगी के लिए 2 सफाई कर्मचारी लगाने हो, मेरे राजीव नगर जैसे बाकी इलाके में तो सफाई कर्मचारी एक नहीं जनाब, ये इलाका म्यूनसिपैलिटी का, ये इलाका रूरल का, फिर रहने वाले तो यहाँ के हैं। तो हर एक चीज़ को नज़रअंदाज किया गया। डे टू डे अपनी पब्लिसिटी के लिए, अखबारों में पोस्टर छपवाने के लिए ये सारी बात की जाए तो रमन भल्ला जी ने कहा कि प्रॉपर तरीके से सिर्फ क्या अखबारों और टेलीविजन पर, चैनलों पर आना बड़ी बात नहीं, ग्राउंड पे काम हो ताकि चैनल खुद फोकस करे वहां जाकर कि ये कार्य हुए। जम्मू के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि दरबार का मूव होना, आना जाना और कहीं ना कहीं व्यापार हमारा जो इस पे चलता था, कल कई लोगों ने हमारे चैनल से बात की कि दरबार ना मूव होना कहीं ना कहीं थोड़ा व्यापार पे भी आएगी, और कहीं ना कहीं सरकार कहती है 200 करोड़ रुपए जो कि हमारे सालाना खर्च होते थे वो बचत होगी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखो, कई 100 साल पुरानी ये परंपरा यहाँ पे रही। एक तो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे आज मैं भी सोचने में मजबूर हूँ कि जम्मू कश्मीर की अब राजधानी कौन सी होगी। महाराजा ने जो राजधानी थी, कश्मीर जब जम्मू आता था तो राजधानी बोलते थे जम्मू, श्रीनगर जाता था तो श्रीनगर। जब दरबार नहीं आएगा, लोकल लोग जो हैं, आप जो बात मैं कहना चाहता हूँ उससे बेहतर है कि मेरे कनक मंडी के व्यापारी से पूछे वो आज कितना रो रहे हैं, रघुनाथ बाजार के लोग पूछें, अप्सरा रोड के रहने वाले लोग पूछे जिनका व्यापार इसी पे था कि कश्मीर के जितने लोग आते थे, किसी का घर किराए पे लगता था, उनको सुविधा मिलती थी, राहत मिलती थी, लोगों का सामान की बिक्री होती थी, थोक में माल जाता था। अब वो पुल कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ पैसा बचाना बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की ताकतों को मजबूती देना वो भी सरकार का दायित्व बनता है। मैं समझता हूँ जिसमें कताई यहाँ पे हुई है। आज मैं जम्मू के व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ जो लोग परेशान हैं कि उनके माल की बिक्री, आपने जम्मू का कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया नहीं, गंडोला आपने आधा छोड़ दिया, आर्टिफिशियल लेक बनाई नहीं, और जम्मू का कोई टूरिस्ट स्पॉट बनाया नहीं, यात्राएं आपने कैंसिल कर दी अमरनाथ यात्रा की। इस पे व्यापार चल सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने या बोर्ड ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि जिनकी रोज़ी रोटी इन पे चलती है उसकी तरफ भी या तो वो राहत का पैकेज कोई दे दे या उनका कोई बंदोबस्त यहाँ पे कर दे। और आज ही जिस ढंग से ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह होकर रह गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ती चली गई, जिन लोगों ने लोन लिए हैं वो लोन चुकता नहीं कर सकते और कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, उनका बाहर निकलना मुश्किल है। इनकी आवाज़ को कौन बुलंद करेगा? ये सरकार का दायित्व बनता है कि हर एक जो भी इससे प्रभावित हो या तो उनकी घोषणा कोई पैकेज उनके अकाउंट में डाल दे। आज भी कोरोना की बीमारी से निकले नहीं है और 3rd वेव डेल्टा जैसी दस्तक दे रही है, लोग परेशान हैं, लोगों का पैसे का जो जमा करने की ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी है,
पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों का तेल में वो लोग बाहर नहीं आ रहे, और उस तरफ सरकार का दायित्वबंद है कि उनके बचाव के लिए आए। जो दावे भाजपा करती थी, गरीब का साथ, सबका विकास, आज विकास जो है वो हमें सिर्फ कोरोना में बढ़ता दिखाई दे रहा है। विकास पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। विकास हर एक चीज़ का, रेत और बजरी का रेट जो डीसी तय करता है, माफिया उसे कई गुना ज़्यादा सेल परचेज़ों पर गया। तो क्या सरकार प्रशासन कहाँ पे है, ये सोचने की बात है, ये चिंता का विषय है। इसमें अगर देरी यहाँ पे हो गई तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी नुकसान यहाँ पे होगा, जो ऑलरेडी अपने आप को अपमानित समझते हैं। फौरी तौर पे आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या जो भी हों, वो हमारी बात, हमारे अवाम की बात को अच्छे ढंग से समझे कि हमारे लोगों को, जो रहने वाले लोग हैं, उनकी डिग्निटी, उनका ऑनर फौरी तौर पे बहाल कर दे। जितना देरी करेंगे जम्मू कश्मीर में एक तबाही नहीं, गुर्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि रोज़गार कहीं नहीं, विकास के काम अभी तक कोई देखने को मिलते नहीं। ड्रोन के ज़रिए लगातार यहाँ पे जिस ढंग से हरकतें हो रही हैं, सरकार का ध्यान भटकाने के लिए, फोर्सेस का ध्यान भटकाने के लिए, तो आए दिन जो हालात जो हैं वो बद से बदतर की ओर यहाँ पे जा रहे हैं। लोगों की एलिनेशन, लोगों की दूरियाँ सरकार की तरफ से और बढ़ेंगी जब उनको राहत नहीं मिलेगी। सरकार लोगों के लिए है, लोगों के दुख दर्द को समझे और उनमें परेशानियों को कमी लाने के लिए वो कदम यहाँ पे उठाए। आपने देखा होगा रोज़गार वो यहाँ पे नहीं, कोई नई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं, कोई जो नवी इंडस्ट्री थी वो भी सारी जो अभी बनी थी, वो पैसा उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहीं नहीं, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं, 40 से ज़्यादा वो इंडस्ट्री भी बंद होगी। तो जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो भी लोग चले गए। आपके मध्य प्रदेश वाली घोषणा सरकार करते हैं कि हम लोकल लोगों को रोज़गार देंगे, हरियाणा वाले बोलते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी लोकल देंगे। तो जम्मू कश्मीर के अवाम को इन लोगों ने भेड़ बकरियाँ समझा है, भाजपा के लोगों ने, कि यहाँ पे बाहर के लोग हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, वो आएँ यहाँ पे, हर कितने जगह पे हैं, लेकिन लोकल लोगों का रोज़गार देना वो भी सरकार का दायित्व है, जो सिर्फ जुमलों के तहत ही मैं समझता हूँ कि अभी तक वो बर्दाश्त यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों की दिक्कतें यहाँ पे हैं। इंटरव्यू पास करके भी ये CISF वाले हों, आर्मी वाले हों, BSF वाले हों, भाजपा के कार्यालय में लगातार धरना दे दे के मैं उन लोगों के साथ हूँ, लेकिन समय रहते उसकी आवाज़ को प्रॉपर तौर पे अब बुलंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार जब गूंगी और बहरी हो जाए तो मैं समझता हूँ इनके आगे बीन बुझाने वाली बात है। समय आने के लिए थोड़ा सा सब्र रखें। हमारी लड़ाई होगी बदलाव के लिए, पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक बदलाव हो और उन ताकतों को मौका मिले जो लोगों के हक की आवाज़ को बुलंद करें। देखिए किस तरह से अगर बात की जाए तो आज का व्यापारी और खासकर वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े लोन लेके अपनी गाड़ियां ली और खासकर मकान तैयार किए और कहा कि बाहर से टूरिस्ट आएगा, जब अगर बात करें तो दरबार का मुंह होगा, लोग आएंगे, किराए पे लगेगा, हमारा जो रोजगार है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं 200 करोड़ रुपए की बचत तो सरकार ने की, लेकिन जम्मू कश्मीर का व्यापारी आज इस बात से दुखी, 2 वक्त का खाना वो जिस तरह से अपना कमाता था और खासकर लोन पर लोन और काम का गठन, जिस तरह से सीधी बात की रमन बल्ला जी ने, इन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से जो है ये करना चाहिए कि 200 करोड़ तो सरकार बचाएगी, लेकिन उन परिवारों को कौन बचाएगा जो श्रीनगर और जम्मू में लोगों का आना जाना लगा रहता। सबसे ज़्यादा आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में कोरोना से कितने लोग मारे गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी ने कहा पूरी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दें, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राहत देना ज़रूरी है। अब इसमें देरी सरकार ना करे, पार्टी लीडरशिप तैयार है। राफेल सौदा, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। भारत के चीज़ों का सवाल है कि किस ढंग से सीक्रेट डीलों का ओपन होना, थर्ड पार्टी की इन्वेंशन होना, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जब फ्रांस जांच कर सकता है तो हिंदुस्तान की सरकार चुप क्यों है, ये लोगों के सामने भी खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए हर मंच पे चाय पे चर्चा करके भी उस चीज़ का पर्दाफाश करेगी और अंधभक्तों को ये स्थिति स्पष्ट करने पे मजबूर करेगी कि राफेल में आखिर हुआ क्या।
जिस तरह से इन्होंने कहा कि लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ आज भी रमन बल्ला जी की बात करें तो आज भी लोगों के साथ खड़े, और लास्ट में जिस तरह से 10वीं कक्षा के बच्चे जो है जेके बोर्ड के सामने 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, मास प्रमोशन को लेकर कई बच्चों को फेल कर दिया गया, इस पर भी बात करते हैं। मैं समझता हूँ इसको सरकार को रिव्यू करना चाहिए। कोरोना की जंग में ये बच्चे अपने हैं, हर एक जगह पे अपने अपने तरीके से सब सरकारों ने कुछ ना कोई राह दी। ये बच्चे सड़कों पे संघर्ष ना करें। सरकार की कहीं पे नीतियों में खराबी यहाँ पे थी, कोरोना की जंग में लोग शामिल थे। इनको रिव्यू करके कोई ऐसा डिसीजन इन बच्चों को कॉन्फिडेंस लेके करे ताकि बच्चों को भी राहत मिले। लास्ट और आखिरी सवाल, जिस तरह से सैनिक हमारे जो कि रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो वो एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, रमन बल्ला जी आपको पता है, तो उनका भी प्रोटेस्ट जारी है कि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर की एप्लीकेशंस लग रही हैं, वहाँ 28 साल की उम्र मांग रहे हैं जो कि एक्स सर्विसमैन है। तो आपको पता है कि 18 साल में अगर कोई भर्ती होगा या 20 में भर्ती होगा तो 28 में तो वो रिटायर नहीं होगा। वो लोग भी इस पर हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से जो है एज है वो बढ़ाई जाए, और खासकर कंपटीशन जब करवाते हैं हमारा एक्स सर्विसमैन का, तो आप एक्स सर्विसमैन में ही जो है हमारी फिजिकलिटी है वो देखें, और खासकर जो अपॉर्चुनिटी अगर बाकी युवाओं को मिलती है वो हमें एक्स सर्विसमैन को अलग मिले। क्या कहेंगे इस पे? तो अक्सर में इनके अपने रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, पुलिस के अपने नाम यहाँ पे आता है, फिजिकली फिट यहाँ पे हो, उस क्राइटेरिया में अगर कोई आता तो मैं समझता हूँ तो कि सरकार को भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो एक्स सर्विसमैन की उसकी एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकें बेहतरी के लिए, उस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कि जो उनके नाम्स हैं उसके मुताबिक एक कदम भी अपना उठाए ताकि उनको भी राहत मिले। जी, जेके न्यूज़ ब्रेक इस समय लाइव तस्वीरें आपको बता रहा है क्योंकि अगर बात की जाए तो आज कुछ बच्चे जो हैं गरीब घरों से जिन्होंने अच्छे नंबर लिए, और खासकर रमन बल्ला जी की तरफ से उनको जिस तरह से आश्वासन मिला, उनको प्यार मिला, आइए हमारे चैनल से बात करते हुए उन बच्चों तक आज रमन बल्ला जी अपना आशीर्वाद पहुंचाएंगे ताकि वो बुलंदियों को छुएं। आइए। काफ़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा परसेंटेज ली, हमारे कई सेकंड पोजीशन आई 98.4%, कभी 95, 97। जो बच्चों ने इतनी मेहनत करके इस मंजिल तक यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे सब लोगों का, कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनके घरों में जाके उन बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि वो हमारी कौम का सरमाया है। उनकी हौसला अफजाई मैं समझता हूँ आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल कर सकती है। जब उनके हौसले बुलंद होंगे, बड़े बड़े चट्टानों से टकराते हुए भी और अपने हिंदुस्तान का पश्चिम बुलंदियों पर लहराने में वो क्षमता रखेंगे। हम सब लोग उन बच्चों के साथ हैं जितने मेरिटोरियस पोजीशन हासिल की, और वो उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया, और मैं जाती तौर पे उन सब बच्चों का कायल हूँ और हमेशा उनके सामने सर झुकाते हुए उनको उनके हौसले बुलंद करने के लिए, उनको मंजिल तक पहुँचाने के लिए पूरी ताकत जोड़ दूँगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह की ज़रूरत अगर बात करें तो हम सरकार को भी चाहिए कि अगर बच्चों की पढ़ाई अगर देखी जाए तो जिस तरह से आने वाला भविष्य जो है युवा का है, अगर वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और अच्छा भविष्य बनेगा उनका भी और हमारे देश का भी। ये थे हमारे साथ रमन बल्ला जी, जिनका नाम है दिग्गज नेता है और खासकर सीनियर लीडर। अगर बात करें तो ये नहीं, इनकी वो तस्वीरें आज बोलती हैं जो लोगों के घर के बाहर बोर्ड बनकर लगी हैं और काम हुए हैं। और ये हम नहीं बोलते, हमारे सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो आज भी लोगों की एक ही ख्वाहिश, एक बार फिर रमन बल्ला। जेके न्यूज़ ब्रेक, राकेश तारा के साथ कपिल शर्मा।